हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आनंद तावनिया यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे। बच्चों कल से हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे हमने विलयन का वर्गीकरण कर लिया था और कुछ सॉल्यूशन में काम आने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने उन कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में बांटा था। एक था टेम्परेचर डिपेंडेंट, तापमान से प्रभावित होने वाली, और दूसरी थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तापमान से अप्रभावित रहने वाली। आज हम इन सभी कंसंट्रेशन टर्म का डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंसंट्रेशन टर्म में अपने पास सबसे पहले आती है पार्ट्स पर 100, जिसे अपने पीपीएच बोलते हैं या परसेंटेज कहा जाता है। पार्ट्स पर 100 या परसेंटेज, ये है क्या? तो वो देखें, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय की संख्या। It is the amount of solute present in per 100 part of solution। प्रति 100वें भाग में उपस्थित जो विलय की मात्रा होगी उसे हम पार्ट्स पर 100 में बताएंगे। अब ये अपने पास कोर्स में जो है वो ये 3 चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास आता है मास परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं अपने द्रव्यमान प्रतिशतता, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट आ जाएगा। बी जो आएगा वो होगा वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे अपने बोलेंगे आयतन प्रतिशतता, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लिख सकते हैं। और थर्ड जो बनेगा वो आएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे अपने मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम रहेगा। अब बात आती है इन तीनों की डेफिनेशन की। तो इन तीनों की डेफिनेशन को हम एक ही डेफिनेशन लर्न कर जाएंगे। वो कौन सी हुई? तो वो मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ solute in unit which is present in 100 unit of solution। ये इनकी एक जनरल डेफिनेशन बन गई। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट विच इज प्रेजेंट इन 100 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बात आती है कि ये सर आपने यूनिट क्यों लिखा? इस यूनिट का मीन्स क्या होगा? इस यूनिट का यहाँ पे मीन्स क्या होगा? तो वो देखें आप, इस यूनिट का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर W आएगा तो हम यूनिट लिखेंगे ग्राम, और वॉल्यूम आएगा तो हम यूनिट लिखेंगे मिलीलीटर, राइट। अब हम ये देखें कि यहाँ पे जैसे मैं ये कहता हूँ सर अब क्या पता चलेगा कि कब ग्राम लिखना है कब वॉल्यूम लिखना है? तो अब इसमें आप ये देखिए, जैसे मैं आपसे ये लिखूं A अपॉन B, मैं आपको ये कहता हूं कि इस B ने A को अपने कंधों पे बैठा रखा है। इस B ने A को अपने कंधों पे बैठा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ
कि बी ए से बड़ा है या ताकतवर है, यही होगा। तो बड़े का मतलब ये हुआ अपने पास यहां सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से छोटा, कल हम ये बात करके आ चुके हैं, कम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब सॉल्यूट कम है तो हमें ये तो पता चल गया कि साहब ये तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये ज्यादा वाला है तो इसको आज मैंने यहां पे सॉल्यूशन टर्म दे रहा हूं, विलेयन शब्द कह रहे हैं। तो अब अगर आप देखें कि जब अपने पास इसकी डेफिनेशन काउंट करनी है मास परसेंटेज की, तो आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ क्या आ रहा है आपके पास, वेट और वेट आ रहा है, और वेट जब आएगा तो हम यूनिट कौन से लिखेंगे, ग्राम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, it is the amount of solute in gram which is present in 100 gram of solution। कहीं कोई डेफिनेशन हमें रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक से चल रहा है। इसमें बात करें दोनों ही वॉल्यूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पे क्या आएगा अपने पास, मिलीलीटर और मिलीलीटर ही आना है। तो क्या बनेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर विच इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में बात करें तो हम ये कह सकते हैं 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा। यहां देखिए इसमें अब दोनों आ गया, वेट भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये पता है ऊपर वाला जो ये है वो क्या करेगा, आपके पास सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, और W आया हुआ है तो वो ग्राम लगेगा, और सॉल्यूट के बाद वाली यूनिट किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो क्या बना, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें कहीं पे भी डेफिनेशन को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक डेफिनेशन से अपने तीनों काम हो रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब हम बारी बारी से इन तीनों को एक एक करते हुए एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। अपने पास सबसे पहले बना मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। मैं आपसे अगर कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो अब आपको सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या हो जाएगी, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। अब बात आती है इनके फार्मूला की, तो मैं परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट की तरफ चले तो यहां क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कौन सा आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलय का भार अपॉन में कौन सा आ जाएगा, विलयन का भार। अब आप ये देखिए ये परसेंटेज है तो यहां 100 से मल्टीप्लाई भी होगी, राइट। और हमें ये पता है सिंस वी नो दैट सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो विलय और विलाय के बराबर होता है। तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस करते हुए मैं यूं भी लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कौन सा आ जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह इस तरफ मैं कर रहा हूं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या बना अपने पास, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर वही कहूं मैं इसकी डेफिनेशन, आप कहोगे अब हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर विच इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा।
अब करना क्या है कि यहां हमने दोनों को लिखा इसलिए इक्वल में है कि यहां हमने वेट लिखा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम लिखेंगे और कोई चेंज नहीं है। तो अब अगर मैं इसके फार्मूले बनाऊं, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखूं, तो क्या ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। विलेय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर वही है, सिंस वी नो दैट सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों के फार्मूले सेम है, चेंज इतना सा है, इस तरफ मास परसेंटेज में हम वेट यूज कर रहे हैं, जबकि वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम का यूज करेंगे, राइट। अब आप देखिए कि कई बारी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 25% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। 25% वेट बाय वेट शुगर विलयन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसमें ये देखें कि यहां हमें जो अमाउंट देगा वो इसकी अमाउंट होगी, जो भी देगा, और ये क्या होगा, ये हमेशा सॉल्यूट होगा, ये हमेशा विलेय होगा, राइट। और वेट बाय वेट है तो ग्राम आएगा ही आएगा, तो कितना आया, इट मीन्स 25 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन। अब हमें पता है कि ये तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो 100 में ही होगा, राइट। तो इट मीन्स 25 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 25 ग्राम शर्करा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब हमें यह पता है कि अभी हमने ये लिखा है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर ये 100 है और ये 25 है, तो साहब ये वाला कितना हो जाएगा, 75 होगा कि नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो क्या बना अपने पास कि इसको मैं यूं भी तो बोल सकता हूं, 25 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 25 ग्राम शर्करा 100 ग्राम विलयन में या 75 ग्राम विलायक में उपस्थित है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह मैं इधर लिख दूं, व्हाट डू यू मीन बाय 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सॉल्यूशन। फिर बात तो वही है अपने पास कि ये 25% जो है वो इंडिकेट करेगा इस एथेनॉल को। एथेनॉल यहां पे क्या है, सॉल्यूट है। तो अब अपने पास आ गया कि 25 मिलीलीटर इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन और 75 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। 25 मिलीलीटर एथेनॉल 100 मिलीलीटर विलयन में या 75 मिलीलीटर विलायक में उपस्थित है। एक जनरल इनकी डेफिनेशन बनती जाती है। बच्चों आपको मैं याद दिला दूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके फार्मूला ही लिख रहे हैं। न्यूमेरिकल सेशन अपना अलग से लगता है, जो कि ऑनलाइन सेशन होता है। तो उस सेशन से जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड जो आपके पास पार्ट्स पर 100 कंसंट्रेशन टर्म है उसकी तरफ। उसमें देखें तो वो अपने पास आएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज।
परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला रहा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो ये तो अपने पास तीन जो थे वो पार्ट पीपीएच बेस पे थे, परसेंटेज बेस पे थे। अब हम जो बढ़ रहे हैं वो अपने पास है मोल फ्रैक्शन। तो चलिए उसे देखते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन, हिंदी में इसे कहा जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न। हिंदी में इसके भिन्न भिन्न नाम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये एक अनुपात है, ये एक रेशियो है। तो देखिए वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total moles of total component present in solution। किसी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित उस एक कंपोनेंट के मोल और उस विलयन में प्रेजेंट टोटल कंपोनेंट है उनके मोलों का जो अनुपात बनेगा वो क्या कहलाएगा? मोल भिन्न कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। राइट, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर और सॉल्यूशन। मतलब यूं कहें किसी एक घटक के मोल और उस मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा? मोल भिन्न कहलाएगा। इसको अपने बच्चों x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में कौन सा आ जाएगा? टोटल कंपोनेंट मोल्स। यूं लिख सकता हूं सम ऑफ टोटल कंपोनेंट मोल्स। सभी घटकों के मोलों के योग का जो आपके पास घटक का मोल और सभी घटकों के मोलों के योग का जो अनुपात बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात तो ये कि ये एक तो क्या होगा आपके पास? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, तापमान से अप्रभावित होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमें पता है इसमें वॉल्यूम नहीं है और कल की क्लास में हमने ये बता दिया है कि जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो स्पेसी वो क्वांटिटी वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। यहां वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात आपको यह बताऊं कि मोल फ्रैक्शन जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। थर्ड बात इस पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि सम ऑफ x मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि x सॉल्यूशन, तो आप ऐसे सीधे बोल दोगे x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट,
और मैं आपको कहता हूं ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इन तीन बातों को अपने को याद रखनी है मोल फ्रैक्शन के अंदर कि आपके पास एक तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि ये एक आपसे ये कह सकते हैं इसमें वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसा एक यूनिटलेस है, यहाँ किसी तरह की कोई एक इसमें किसी तरह की कोई इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिर आता है थर्ड पे कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, जो अभी आपने प्रूव कर दिया। आगे बढ़े बच्चों, तो मैं आपसे ये कहूं मोल फ्रैक्शन में ही इफ अ मिक्सचर फॉर्म A, B एंड C टाइप कंपोनेंट, हमने ये कह दिया कि एक मिश्रण जो है वो A, B और C प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। इन विच देयर मोल्स इज Na, Nb एंड Nc रेस्पेक्टिवली, जिसमें इनके मोल क्रमशः Na, Nb व Nc है। तो मैं आपसे ये कहूं XA, A के मोल भिन्न, A के मोल भिन्न, तो कितना हो जाएगा हमें पता है, इसके खुद के मोल कितने हैं, Na, टोटल कितने अपने को पता है Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट। इसी तरह मैं आपसे ये कह दूं कि XB बताइए, क्यों नहीं बताएंगे, ये लीजिए Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट। इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि XC बताओ, C के मोल भिन्न बताओ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट। इसको अपने यूं भी तो बोल सकते हैं XC इक्वल टू 1 माइनस XA प्लस XB, क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। तो अगर दो हमारे पास आ गए तो इसे 1 से हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं मैथ से बचने के लिए, राइट। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोलैरिटी में देखें बच्चों, आप हिंदी में कहेंगे अपनी मोलरता। देखो दो कंसंट्रेशन टर्म जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म जो है वो सिमिलर सी होती है। एक अपने पास आता है इसी का ही मोलैलिटी करके, जिसे अपने मोललता बोलते हैं। इसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। सर आप ये बात क्यों बता रहे हो? तो कई बार होता क्या है, कुछ ऐसा लिखा हुआ अपने को मिल जाता है 5m और 5m। अब यहां जब कंफ्यूजन होता है तो इसी तरह का बन जाता है कि कौन सा मोलैरिटी है और कौन सा मोलैलिटी है। इसे मैं 5 मोलर बोलूं कि 5 मोलल बोलूं। इससे बचने के लिए बच्चों मैं आपको ये कहता हूं कि ये अपने पास कैपिटल M है और ये कौन सा है, स्मॉल m है। मेरी नजरों में एक बड़ा बच्चा है और एक कौन सा है, छोटा बच्चा है, राइट। अब मैं अगर आपसे ये कहूं, जैसे आप बड़े बच्चे हो, मैं आपको कहूं कि मोलरता बोलिए, आप क्या बोलेंगे, मोलरता। लेकिन मैं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, उसको अगर ये बात बोलूं मोलैरिटी, मोलरता बोलिए, वो क्या बोलेगा? समझ में आ गई होगी बात आपको, वो मोलैलिटी बोलेगा। इट मीन्स अपने को ये ध्यान रखना है, ये बड़ा बच्चा है ये मोलैरिटी है, ये छोटा बच्चा है ये मोलैलिटी है, राइट। तो अपने चल रहे थे मोलैरिटी के अंदर, मोलरता के अंदर, तो वो देखे क्या हो रहा है। तो ये देखें क्या डेफिनेशन बन जाएगा, इट इज द number of moles of solute present in 1 liter of solution or per liter of solution, प्रति लीटर
विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या। अब इसका फार्मूला लें तो मैं यूं कहूं मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, इसको अपने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन में कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। अब अपने को ये पता है, सिंस वी नो दैट मोल जो होते हैं वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल जो होता है वो भार बटा अणुभार होता है, ये हमें पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, m इक्वल टू, मैं यूं लिखूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कौन सा आ गया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये ध्यान देना, ये वॉल्यूम जो होगा वो किस में होना चाहिए, अपने पास लीटर में होना चाहिए, राइट। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो मैं यूं लिख सकता हूं, m यहां पे लिखूं और इधर मैं ले आऊं v, किस में चल रहा है, लीटर में चल रहा है। चलिए, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल के इक्वल है, तो क्या मोलैरिटी और वॉल्यूम मोल के इक्वल नहीं होगा, राइट। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर मोल के इक्वल हो जाएगा। ये मोल का एक फार्मूला बना कि हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दे और हम अपना सर खुजाते रहें कि सर वेट तो दिया ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो हम काउंट कर लेते हैं, सर वेट तो दिया ही नहीं है। अरे उन्होंने बहुत मोलैरिटी और वॉल्यूम दे चुके हैं, आप मोल इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपसे ये कह दें, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, यदि आपको आयतन मिलीलीटर में दे दे तो क्या होगा, तो फार्मूला ये हो जाएगा कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, मोलैरिटी इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कौन सा आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस बार जो वॉल्यूम दिया है वो मिलीलीटर में, इस कारण यहां पे अपने 1000 से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब अगर मैं यूं कह दूं कि m इंटू वी, ये कौन सा आ गया, ml, तो इधर ये कौन सा आया, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां 1000 लगा हुआ ही है, इधर कौन सा आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जब ये मोल के इक्वल था, जब वॉल्यूम लीटर में था, तो ये मोल के इक्वल है। आज वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में है, तो क्या ये मिली मोल के इक्वल नहीं होगा, तो इधर ये अपना मिली मोल काउंट करने का ये फार्मूला हो चुका है। आगे देखिए बच्चों, अब मैं आपसे ये कह दूं कि इफ 1 2 एसिड और 2 बेस मिक्स्ड विथ ईच अदर, दो अम्लों का या दो क्षारों को आपस में मिलाया जाता है। ध्यान देना, मेरी कहने का मतलब यह है कि एसिड में एसिड या बेस में बेस मिलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एसिड में हम बेस मिला रहे हैं। इस लाइन का मीन्स यही रहेगा कि एसिड में सिर्फ हम क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। यहां मैंने 2 बताए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकते हैं। देन
मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। तो नए विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए अपने पास आएगा एक, ये बन जाएगा M3 जो आएगा वो आएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। अब ये क्या है, M1V1 क्या होगा, फर्स्ट एसिड की मोलरिटी। M1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एसिड की मोलरिटी। V1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एसिड का वॉल्यूम। इसी तरह M2 क्या हो जाएगा, जो सेकंड एसिड दे रहा है आपको उसकी मोलरिटी, और V2 क्या हो जाएगा, सेकंड एसिड का वॉल्यूम। V3 क्या है, जो आपके पास जो मिक्सअप से वॉल्यूम बना है वो, तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। याद रखना, जब भी दो अम्लों को या दो क्षारों को आपस में मिलाया जाता है तो इस तरह की मोलरिटी अपने पास इक्वेशन बन जाती है। अब अगर ऐसा कर दें कि मैं यहां लिखूं 1 एसिड और को हटा के मैं यहां लिख दूं एंड 1 बेस मिक्स्ड विद ईच अदर, देन मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। अब देखो उल्टा काम हो रहा है, एसिड में बेस मिक्सअप करो, जस्ट रिवर्ट गेम कर रहे हैं, तो अब यहां पे प्लस के प्लेस पे माइनस कर दें, प्लस के बेस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और V3 आज भी क्या रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कंबाइन होगा। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब कई बार मोलरिटी का जो क्वेश्चन है वो मोल फ्रैक्शन से दे जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूं, इफ डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज गिवन, यदि हमें क्या हो, घनत्व और मोल भिन्न दे दे, यदि हमें घनत्व व मोल भिन्न दे दे, डेंसिटी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी आ जाएगी 10xD अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये डायरेक्ट फार्मूला है, सीधा अप्लाई कीजिए, आंसर पे पहुंच जाइए। अगर आपको डेंसिटी और आपके पास मोल फ्रैक्शन देता है तो अपने पास मोलरिटी का डायरेक्ट फार्मूला बना हुआ है 10xD अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने परसेंटेज किया, मोल फ्रैक्शन किया और मोलरिटी की। कल की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।